Hi, this is Rahul Ram. Fourth Dimension, The Fourth Dimension, Season 2, and this one is on global climate change. मैं बैठा हूँ ये कंबल लपेट के एडिनबरा में जहाँ बहुत ठंडे हैं और लोग कह रहे हैं वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी वार्मिंग भाई, मुझे तो ठंड लग रही है यहाँ पे। कनाडा में मेरे दोस्त कह रहे हैं 4-4 फुट बर्फ़ पड़ा हुआ है टोरंटो में। इतनी ठंडी विंटर हमने बड़ी सालों में नहीं देखी। ठीक है, तो ये वार्मिंग कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या है और हम को इससे डरना क्यों चाहिए? ये साइंटिस्ट लोग तो कह रहे हैं डर जाओ डर जाओ। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सीखा भी हूँ और मेरा पीएचडी है एनवायरमेंटल साइंसेस में, टॉक्सिकोलॉजी में। और मैं 1988 में पहली बार कॉर्नेल में जब मैं था, पहली बार एक सेमिनार हुआ। उस टाइम पे इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहली बार मैं तब सुना हूँ। ठीक है, आज से 43 साल पहले। और उस समय पे ये था कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा, क्योंकि हम लोग जो तेल जला रहे हैं, जो लकड़ी जला रहे हैं, जो कोयला जला रहे हैं ऊर्जा के लिए, उससे सदियों से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में आ रहा है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करता है। जैसे गर्मी जो यहाँ से आ रही है ना, वो ऊपर चले जाके स्पेस में जाके गायब हो जाती है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड होने से वो ट्रैप हो जाता है, जिसे हम उन दिनों में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता था। आज भी है ग्रीन हाउस। मतलब आपने देखा होगा कि जो शीशे वाला हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें बहुत गर्मी होती है। आप जब अंदर घुसोगे ना किसी ग्रीन हाउस में, गर्मी होती है, उससे क्या होता है कि प्लांट ज़्यादा जल्दी उग पाते हैं। ठीक है, तो इसमें बुराई क्या है अगर प्लांट ज़्यादा जल्दी उग पाए? अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरे ग्लोब में एक वेदर या मौसम का एक पैटर्न होता है, जो सालों से बन के एक स्थिति पे पहुंचता है, जहाँ पे यहाँ हवा चल रही है। याद है, आपने पढ़ा था ओशन करंट, विंड करंट, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत कुछ पढ़ा था आपने। हल्की सी अगर चेंज हो जाए ना एवरेज टेम्परेचर में, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली, मान लो मैं दिल्ली वाला हूँ, कि दिल्ली में विंटर में 0 तक भी पहुंचता है और समर में 45-50 डिग्री तक भी पहुंचता है। तो 1 डिग्री से क्या लेना देना है? जब 50 डिग्री एक ही जगह पे ऊपर नीचे होता है एक साल के अंदर, तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में इतने फुदक क्यों रहे हो? फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मगर अब सोचो, ये है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। पूरे ग्लोब का एवरेज लेते हैं कि जब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 0 है या 10 है, तो उसका एवरेज। अब वो एवरेज जब शिफ्ट होता है, तब पूरे ग्लोब के वेदर पैटर्न बदलते हैं। तो स्टडीज ये बताती है हमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे मौसम में एक्सट्रीम इवेंट्स, जिसे कहते हैं ना, कि बहुत गर्मी हो गई या बहुत सर्दी हो गई, बहुत बारिश पड़ गई या बिल्कुल सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई या नदी सूख गई, ये सब ज्यादा होता है। तो जैसे मान लो अब ऐसे ऐसे चल रहा था, अब ऐसे ऐसे चलेगा। ऐसे ऐसे चलने में क्या है, सारा डिसरप्शन हो जाता है। मैं दिल्ली में 3 साल पहले मई के पहले हफ्ते में टेम्परेचर पहुंच गया 50 डिग्री दिल्ली में। मैं पूरी जिंदगी दिल्ली में रहा हूं, 50 डिग्री कभी नहीं पहुंचा था, अब अचानक पहुंच गया। पूरे देश में ये हो रहा है कि कभी पहले से ज्यादा गर्मी, पहले से ज्यादा सर्दी, बड़ा बाढ़। अब कुल्लू वैली में आप देख लो 2 साल पहले, या तो आप देख लो वो जो गढ़वाल में हुआ था, जो बाढ़ आई थी, है ना, जिसने अपने तीर्थ स्थान को भी ध्वस्त कर दिया था। ये पहले नहीं हुआ, ये तो आप इतने साल से रह रहे हो, हम सुन रहे हैं कि वो तीर्थ स्थान तो था हजारों साल से। अब क्या हुआ? तो ये चेंजेस ज्यादा 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 हो रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो पहले भी हो चुका है, कि एक आइस एज था 11,000 साल पहले। हमारे बर्फ जो है ऊपर से आर्कटिक से आके नीचे नीचे तक आ गई थी, इटली में आ गई थी,
हमारे हम तो लकी हैं क्योंकि हिमालय ने रोक रखा है, मगर बहुत सर्दी हो गई थी, फिर वो गायब हो गई। पहले हमको कैसे पता कि पहले ये हुआ था? हमें पता कैसे है? क्योंकि हम करते हैं कार्बन डेटिंग या आइसोटोप डेटिंग आजकल जो कहते हैं, कि आपको पता लगता है कि ये अलग अलग आइसोटोप एटमॉस्फेयर में हैं, प्लांट्स उसको लेते हैं अंदर, और जब प्लांट मर जाता है तब प्लांट दब जाता है, नीचे चला जाता है। तो हम एक कोर करते हैं, समझ लो, एक चीज नीचे भेजते हैं, यहाँ इतने डीप से हमने एक उठा लिया सैंपल और देखा कि इतने 100 साल पहले ये था। तो हमको पता लग जाता है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, कब कम था, उससे बहुत कुछ पता लगता है हमको। तो क्या बदला है? पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड आज के लेवल से पहले ज्यादा था, फिर नीचे आ गया, पर अर्थ तो सरवाइव कर गया। तो आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? हम दो कारण के लिए चिल्ला रहे हैं। एक, जिस रेट पे ये बढ़ा है वो रेट सबसे ज्यादा है। अब जब अगर मैं बोलूं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम 100 साल में हैं 10 रुपए से 100 रुपए पहुंच गए, तो आप कहोगे ठीक है। पर अगर मैं आपको कहूं 2 साल में बढ़ गया 10 से 100, तब आपको कहें भाई ये तो गलत है, ये हो रहा है एक्चुअली। ऐसी एनालॉजी है कि पहले जो धीरे धीरे बढ़ता था अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये पूरे दुनिया के मौसम को बदल देगा। और कैसे बदलेगा हम नहीं जानते हैं, पर हम जानते हैं कि बदल देगा। अब जब बदल देगा तो क्या क्या होने वाला है? आपको और मुझे इससे क्यों डरना चाहिए? एक तो अगर दिल्ली में हर साल 50 डिग्री होने लग गया, जो कि धीरे 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 हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है दिल्ली का, रहना मुश्किल है। आप हरियाणा में मान लो खेती करते हो, ठीक है, वैसे ही खेती बड़ा मुश्किल काम है। कभी बारिश टाइम पे आई, कभी नहीं आई, कभी ज़्यादा गर्मी हो गई सड़ गए, कभी ज़्यादा सर्दी पड़ गई सूख गया प्लांट है। ग्राउंड वाटर जो आपके जमीन में पानी है जिससे आप इरिगेशन करते हो वो कम हो रहा है। अगर वैसे ही मुश्किल है, सोचो अगर इसको और बढ़ा दिया जाए कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाए या बिल्कुल ना होए, तो आपके क्रॉप फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो एक इंसान जो कि एक जगह पे जमीन ओन करता है, उसकी अगर पहले फेलियर रेट 20% थी कि 100 में से 20 बार आपके फसल उतने नहीं हुए जितना आप चाहते थे, जिससे कि आपने जो पूरे साल मेहनत किया उस पर उसे कुछ तो आए जेब में, है कुछ तो बिके। अब वो 20% को अगर मैंने 50% कर दिया कि आधे टाइम आपका फसल नहीं आएगा या कम आएगा या आपको वो वापस नहीं मिलेगा जो आपने डाला है उसमें, तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये होने वाला है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब हमने नाम बदल दिया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में लोग कहते थे अरे तू कह रहा वार्मिंग है, यहां तो बर्फ पड़ रही है। एवरेज टेम्परेचर वार्म हो रहा है, उससे अलग अलग जगहों पे अलग अलग असर पड़ रहा है। कहीं ज्यादा ठंड पड़ेगी, कहीं कम ठंड पड़ेगी, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ेगी, कहीं कम पड़ेगी, कहीं ज्यादा बारिश होगा, कहीं कम होगा। तो हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे, इसके असर को मिटिगेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं कहता हूं इनके असर को कम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इतना बता दूं मैं, जो अमीर है ना, बड़े लोग, अमीर लोग, वो अपने घर में एसी चला लेंगे, हैं, वो बाढ़ से बच जाएंगे, वो चले जाएंगे कहीं और। ज्यादा गर्मी होगी दिल्ली में, चल पहाड़ चलते हैं। सब तो नहीं कर सकते ना। जो गरीब है वो कहां जाएगा? गर्मी में सड़ेगा, पानी कब मिलेगा पीने को, कूलर ना चलेंगे, हैं, धीरे धीरे आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इनफैक्ट कहते हैं कि साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, उसमें तो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, वैसे ही जीना वहां मुश्किल है। तो अब इसको कम कैसे कर सकते हैं और हमें इसको कम क्यों करना चाहिए ताकि ये ना हो? गरीब लोगों पे हमेशा हर चीज का असर ज्यादा पड़ता है और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी यही होगा। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर के गरीब लोगों को ज्यादा असर होगा इससे। और इनफैक्ट इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बुरे असरों से ज्यादा भुगतेगा
कंपेयर टू बताओ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका। वैसे ही आप देख रहे हो, अभी आपने देखा अपने टीवीज पे, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में आग लगी थी जंगलों में। ऐसी आग लग गई कि लोग के घर जल गए और कुछ मर गए और उनको भाग जाना पड़ा। कुछ 5 साल पहले अगर आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया में आग ही आग, आग ही आग, क्योंकि 2 साल से बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ा रहा, सब कुछ सूख गया, जंगल सूख गए सारे, एक आग लग गई, ऐसे फैल गई। अभी उत्तराखंड में आग लगे थे पिछले साल, अगर आपको याद है, बारिश से पहले, क्योंकि बारिश लेट आई, फिर आग, फिर जगह वो हो गए, गांव के पास आ गया। ये बढ़ने वाला है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको ये बता दूं कि कितनी ऊर्जा आप इस्तेमाल करते हो, जितनी ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करते हो, आजकल जो ऊर्जा है ज्यादातर बेस्ड है कुछ जलाने में। कोयला जलाते हैं, ऊर्जा बनता है, लकड़ी जलाते हैं, ऊर्जा बनता है, पेट्रोल जलाते हैं, ऊर्जा बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि एक बार वो जल गई, वो वापस नहीं आएगी। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? पानी गिरता है बांध से, वो पानी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है। सोलर एनर्जी, क्योंकि हमारे पास तो धूप ही धूप है इंडिया में। ये हमारा एक, आप ऐसे कह लो कि ये हमारे लिए नेचर या प्रकृति हमको ये दान दे रही है। और अब हम जानते हैं कि जो पौधे सालों से जानते हैं कि धूप को लेके कैसे एनर्जी बनाया जाता है, वो बनाते हैं ना पौधे। हमको भी सोलर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और सोलर को ग्रिड में लगा के, ताकि लकड़ी कम जलाएं, तेल कम जलाएं, क्योंकि सोलर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता एटमॉस्फेयर में। विंड एनर्जी, विंड मिल लगाते हैं, वो तो हवा तो चलती है, हवा चलती है, वो घूमता है, हमको मिलता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और हम सबको खुद कोशिश करना पड़ेगा कि हम कम से कम ऐसी चीज़ें करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है। तो बेबात में गाड़ी मत चलाओ, बेबात में आग न जलाओ, हैं। पहले क्या होता है, सर्दी लग रही है, सब बाहर, अमीर लोग भी आग जला के, जो बॉनफायर है जी, मजा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इसको कम किया जाए। कोशिश कीजिए कि जितना कम ऊर्जा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। राहुल जी, जिस आदमी के पास गाड़ी नहीं है, जो बारबेक्यू नहीं करता, जिसके पास एक साइकिल ही है, घर पे खाना बनाता है गैस से, वो क्या चेंज ला सकता है अपनी जिंदगी में? वही तो प्रॉब्लम है, जिसके पास सबसे कम चीजें हैं उस पर असर ज्यादा पड़ेगा। जो बेचारा कुछ भी नहीं करता है, एक अमरीकी मान लो, अमेरिका में बैठ के अपने विशाल पूरे घर को एयर कंडीशन करके बैठे रहता है, हैं, और सर्दी में पूरे घर को हीट करके बैठा रहता है। सोचो, वो एक आदमी और हमारे 100 आदमी एक समान। तो ऑब्वियसली अमीर लोगों को अपने इस्तेमाल ऊर्जा का ज्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि गरीब तो खास कंट्रीब्यूट नहीं करता, मगर असर उस पर ज्यादा पड़ेगा। Is there anything which a common man can start doing different apart from vehicles? हाँ, तो कॉमन मैन 2 चीजें कर सकता है। अब जैसे देखो, दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए, पर्यावरण का मुद्दा एक बार भी नहीं आया। सिर्फ यह है कि जी जमुना जी गंदी है, हम साफ करा देंगे। कैसे करोगे? गंगा एक्शन प्लान तो चल रहा है तब से, कुछ नहीं। पॉलिटिशियंस पे हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप इसके बारे में कुछ करें। अब ये आप देखिए, अब जंगल काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अरे यार, जितना ज़्यादा ये सब करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तुम्हें। पूरे लक्षद्वीप को अब वो बना रहे हैं, एक बड़ा सा पोर्ट, बड़े आइलैंड को, लक्षद्वीप नहीं, अपने निकोबार में, जो कि एक्चुअली जंगल से भरा हुआ है। 100 साल पुराने पेड़ हैं वहाँ पे, ऐसे जीव हैं जो और कहीं नहीं मिलते दुनिया में। उसको आप ध्वस्त करना चाहते हो ताकि वहाँ, क्या बोला किसी ने, उसको हांगकांग बना देंगे। अरे क्यों बनाओगे यार? निकोबार जैसी जगह बहुत कम बची हैं इस दुनिया में, और इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम इनको हटाओगे 10 रुपए कमाने के लिए? सबसे शॉर्ट साइटेड। और हमेशा लोग कहते हैं जी, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट।
कि आप पर्यावरण के बारे में सोचते हो तो डेवलपमेंट नहीं होता। और डेवलपमेंट के बारे में को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ज़्यादा कंज्यूम करना, जितना ज़्यादा सीमेंट का घर, जितना ज़्यादा खाना, जितनी ज़्यादा गाड़ी, जितनी ज़्यादा बड़ी टीवी, जितने ज़्यादा, वो अच्छी है। क्यों अच्छी है? अगर उसको लेने में हम अपनी पृथ्वी को नष्ट कर दें तो फायदा क्या हुआ? ये तो वही होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। Is there a role of waste, the amount of waste and plastic we use and the kind of recycling we do, does that have an impact on जो global warming हो रही है उसके ऊपर? जी, हम जो प्लास्टिक आजकल सब जगह पहुंच गए हैं, उससे डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे असर नहीं है, मगर जितना प्लास्टिक बनेगा, प्लास्टिक भी तो तेल जला के ही बनता है ना, तेल से ही प्लास्टिक बनता है। आपका सारा प्लास्टिक ऑयल बेस्ड है। जितना आप ऑयल कम यूज करोगे उतना ही अच्छा। प्लास्टिक हर चीज, मैं देखता हूँ दिल्ली में, भाई वो 2 बिस्कुट के पैकेट खरीदने आएगा, भाई पन्नी दे दे। अरे क्यों यार, उस पन्नी का क्या करेगी था? उस पन्नी को लेकर घर जाएगा, पन्नी को डायरेक्ट ट्रैश में डाल देगा, वो जाएगा किसी लैंडफिल में, वो सड़ेगा वहां पे, कहीं जाएगा ही नहीं, वो बढ़ते जाएगा, उससे केमिकल लीच होके तेरे ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। जितना कम, अरे झोला लेके चलाओ ना मार्केट, 2 बिस्कुट के पैकेट झोले में डाल दो। झोला इज नॉट कूल, झोले में मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कि आदमी ओल्ड फैशन है। सोच बदलो, है ना? जितना कम, हर चीज को जितना कम आप इस्तेमाल करो उतना ही अच्छा। आनंद तो पहले भी आता था हम लोगों को। मैं अब लग रहा है कि बूढ़ा बोल रहा हूं, मगर मैं इतना बता दूं कि हमारे बचपन में दूध प्लास्टिक में तो नहीं आता था, हैं? हम जब चावल खरीदने जाते थे, हम थैले ले जाते थे, थैले में डाल देता था, हम घर ले आते थे। अब उस थैले, उस 1 किलो के चावल को प्लास्टिक में बंद करेगा, हैं? फिर आप 1 किलो दाल खरीदोगे, 4 बिस्कुट, हर चीज को अलग अलग प्लास्टिक में, तो 10 प्लास्टिक की थैलियां एक बड़े प्लास्टिक की थैली में डाले, फिर वो प्लास्टिक की थैली ढोके तुम घर लाते हो। यही होता ना हमारे साथ। क्यों? अब आप देखो कि शहरों में नाले ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि सब लोग प्लास्टिक फेंक जाते हैं। नाले ब्लॉक होते हैं, फिर जब पानी आता है, बाहर सूएज आ जाता है, गंदगी मच जाती है, बीमारी फैलती है। इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ये मत बोलना कि भाई सरकार तो ठीक है, तूने भी तो किया है ना। क्योंकि क्या है कि लोग अपने आप को हमेशा दोष नहीं देना चाहते, या तो सोचते नहीं है पन्नी क्यों मांग रहा, पन्नी चीजें इस्तेमाल कर, बार बार इस्तेमाल कर, है ना? अब जैसे इंडिया में कल्चर है रिसाइकल की, बचपन से हम कागज के एक साइड पे लिख दिया या टाइप हो गया, उस कागज को हम फेंक नहीं देते हैं, हम कहते हैं भाई उसके दूसरी साइड को यूज करेंगे, करते हैं ना। हर घर में कुछ 100 प्लास्टिक की पन्नियां पड़ी होंगी एक कोने में, कि जो निकाल के किसी दिन करो, जितने बार इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज को करो, क्योंकि वन यूज सबसे ही घटिया चीज है। इससे किसको फायदा होता है? सिर्फ वो पूंजीपति जो बैठ के बनाते हैं इन चीजों। आपको फायदा नहीं होता, पृथ्वी को फायदा नहीं होता। आप कुछ अपने पर्सनल एग्जांपल्स बताएंगे कि आप क्या अलग चीजें करते हैं जी अपनी डेली लाइफ में टू कंसिडर जी व्हेन यू जी, थिंक अबाउट मैं अपने डेली लाइफ में क्या क्या करता हूं जिससे मेरा, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, पर्यावरण पे मेरा असर कम से कम हो। मैं क्या करता हूँ? एक, मैं अपर मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी है, सैंट्रो गाड़ी। मैं दिल्ली में रहता हूँ जहाँ पे मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छी है, तो मैं कम से कम गाड़ी चलाता हूँ। मेरे को मेट्रो पकड़ना है, मैं पहले घर से चल के 1.25 किलोमीटर जाता हूँ, एक शेयर ऑटो में बैठता हूँ, 10 रुपये दे के मेट्रो स्टेशन तक जाता हूँ, मेट्रो लेके जहाँ मेरे को जाना है वहाँ जाता हूँ। वहाँ से अगर चल के जा सकता हूँ चल के चले जाता हूँ, अगर शेयर ऑटो लेना शेयर ऑटो लेके जाता हूँ। तो मैंने अपने हर ट्रिप में इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कम हवा में डाला है, तेल कम इस्तेमाल किया। मैं जब बाजार जाता हूँ मैं झोला ले जाता हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है झोला ले जाने में, क्योंकि मेरा बाप भी यही करता था, है? अगर तुमको अपने बाप पे, दादे पे अगर तुम्हें प्राइड है तो वो भी यही करते थे, भाई आप भी ये करो, झोला ले जाओ, बाजार से आपको खरीदना है खरीद के डाल दो इसमें, है? प्लास्टिक की थैली में चावल खरीदने की कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, डाल दो झोले में, चावल ही तो है, कुछ नहीं होना है उसको, वैसे ही तो आप धो के उसको पकाओगे,
चावल डाल दो। आजकल तो पन्नियाँ है, पन्नियाँ ले जाओ 5-6, उसमें दाल डलवा दो, उसको बांध दो, दाल डाल के घर में अपने कनस्तर में डाल दो, फिर पन्नी इस्तेमाल कर लो। मैं तो यही करता हूँ, पानी कम इस्तेमाल करो। जैसे भाई सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लोग ना दांत मांजते वक्त नलके को ऑन छोड़ देते, क्यों भाई, जरूरत क्या है? सोचते ही नहीं मैं इसके बारे में। मैं हर चीज को, जैसे टूथपेस्ट में ना दबा दबा के निकालता हूँ टूथपेस्ट को। ये इंडियन हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये बुरी चीज नहीं है। जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी चीज को। अब जैसे मैं कपड़े नहीं खरीदता हूँ खास, मेरे को अगर एक टी शर्ट 10 साल चल जाए, 12 साल चल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल नए कपड़े, हर साल अलग, ये इसको अब नहीं पहनना है। शेल्फ अपने कबर्ड में ऐसे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं सालों साल से। ये अमीर लोग करते हैं, गरीब तो कर ही नहीं सकते ना, उनके पास पैसे ही नहीं है सब करने के लिए। अमीरों की ये टेंडेंसी है, हर साल कुछ नया खरीद लिया। अरे यार, फैशन है, स्टाइल है, उन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया है, समझो। मेरी माँ इतनी प्राउड होती थी कि ये साड़ी मेरी ना 30 साल पुरानी है। उसमें यह था कि मैंने 30 साल चला है इसको, वापस लाओ अपने अंदर। क्योंकि हमको इंडिया में हम लोग कम कंज्यूम करते थे क्योंकि हमारे पास कम था। अब हम अमीर हो गए, हमको लग रहा है और कंज्यूम करो, और लोग सिखाते हैं आपको। आपकी जो मीडिया है वो आपको एनकरेज करती है, कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, मोर मोर मोर। नया फोन, हर 2 साल फोन बदलो, क्यों? खराब हो गया क्या? चल नहीं रहा? नहीं जी, फैशनेबल है, मेरे को ऐसा लगना है। सब बकवास है। ऐसी चीजों को भूल जाओ। जितना कम अपने फुटप्रिंट को कर सकते हो उतना करो, पृथ्वी को बचाने के लिए और आपके आगे की जनरेशन में। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, लगता नहीं है मगर हैं, ठीक है। 2 साल की छोटी बच्ची, 3 साल की 2 छोटी बच्चियां, ट्विंस। दिल्ली में 6 महीने के बच्चे को मेरे को नेबुलाइज करना पड़ा जबरदस्त, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। क्या आप चाहते हो ये अपने बच्चों के लिए? मैं तो नहीं चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दिल्ली से भाग जाऊं, बट आई कैन अफोर्ड, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। मैं बच्चों को लेकर भाग जाऊंगा कहीं पे। जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां जाएंगे? फूड रिसाइकलिंग में भी कुछ करते हैं क्या आप? व्हाट कैन पीपल डू विद फूड? लेफ्ट ओवर फूड बहुत होता है, वेस्ट फूड बहुत होता है, छिलके वगैरह एंड ऑल दैट, हाउ कैन दे यूज दोस थिंग्स? देखिए, फूड रिसाइकलिंग के 2-3 चीजें। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि अपना जो ऑर्गेनिक गार्बेज है, छिलके विलके ये वो फलाना जो बच गया, थोड़ी दाल बच गई जो खराब हो गई, उसको वो घर पे वर्मी कंपोस्ट करते हैं। कि केचुए हैं, घर पे एक बॉक्स में आपने थोड़े, बनता है, मेथड है वो, मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं। उसमें आप वो डालोगे और ऐसे डालते जाओगे, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन ऐसे ऐसे करके बनता है। 21 दिन बाद ना आप देखोगे कि वो मट्टी बन गया। हर 3 महीने या 4 महीने उसको निकालो, इतनी इतनी सुंदर मट्टी मिलती है। उसको आप जाइए अपने, या तो घर में पौधे उसमें डालिए या बाहर ग्राउंड है उसमें डालिए, क्योंकि वो मट्टी इज सो रिच। नेचर ने आपके फेंकने वाली चीजों को मट्टी बना दिया। उसको अगर आप कूड़े वाले को दे दोगे, वो जाके कूड़े के पहाड़ बनेंगे दिल्ली में। फूड रिसाइकलिंग। दूसरा, जितना खाना है उतना पकाओ, जितना खा सकते हो उतना प्लेट में लो, हैं। और बाकी गैया, गौशाला। मेरे घर में तो कुत्ते हैं, वो कुत्ते सब कुछ खा जाते हैं जो बचता है ना। तो मेरे घर में खाना फेंका नहीं जाता है, कुछ वेस्ट नहीं होता है। मतलब ऑलमोस्ट नथिंग वेस्ट होता है, इतना मैं बोलूँ, जीरो तो कभी भी नहीं होता है। सीख कीजिए, वही जितना कम जितना। अब क्या है कि कभी कभी दादागिरी होती है, अरे कभी भी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर लोग कहते हैं भरपेट कभी मत खाओ, 100% थोड़ा कम खाओ, थोड़ी सी भूख रह जानी चाहिए आपके लिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप तो जानो प्लेट पे ज्यादा खाना मत लो, वापस जाके फिर ले सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? अपना ही घर है यार। इतना ले लिया फिर सिर्फ इतना खा पाए, इतना, मम्मी को तुम नहीं हो रहा मेरे से, अरे यार ज्यादा खाना ले लिया, चलो फेंक दो। भाई पहले से ही अगर सोच के कम लोगे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। ये बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं मगर हम सोचते नहीं है इनके बारे में, पर कर सकते हैं हम सब।
अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप कमेंट भेजिए कि भाई राहुल, तू जो कह रहा है ये बकवास है, क्योंकि बताना मेरे को, क्योंकि उसके जवाब फिर मिलेंगे आपको, है ना। या तो आप बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो कंज्यूम कम करने के लिए, और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आए वो डालिए और हम लोग जवाब देंगे। और इसके बारे में सोचिए और दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और इन चीज़ों पे गौर कीजिए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मेरे मुताबिक सबसे बड़ा थ्रेट हमें, पृथ्वी को नहीं है। ये जो कार्टून बनता है ना कि पृथ्वी नष्ट हो रही है, पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। अगर इंसान गायब हो जाए तो पृथ्वी शायद बेटर होगी, है। पृथ्वी नहीं रो रही है, हम रो रहे हैं। ग्लोबल, हमने अपने आप को किया है ये। और हमारे साथ अभी जो चल रहा है ना दुनिया में, इसका नाम है सिक्स्थ ग्लोबल एक्सटिंक्शन। कि जितने सारे स्पीशीज थे इतने रेट पे खत्म हो रहे हैं जो पिछले कुछ सैकड़ों साल से नहीं हुए। हम अपने साथ बहुत सारे और जीवों, स्पीशीज नष्ट कर दे रहे हैं, धीरे 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 गायब होते जा रहे हैं। सिर्फ बड़े बड़े जानवर नहीं कि शेर मर गया या चीता मर गया, छोटे जानवर, पौधे, इंसेक्ट्स, बीज, ये सब धीरे 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 हम लोग, इतने धीरे भी नहीं, 100, 150, 200 साल में हुआ है ये। इतना रैपिड कभी भी नहीं हुआ है। शायद तब हुआ था जब कॉमेट ने आके डायनासोर को खत्म किया था, हैं। मगर जिस रेट पे ये हो रहा है ना, वो उस कॉमेट के अलावा और किसी टाइम नहीं हुआ है। और ये हमने खुद किया अपने आप को। हम कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को हैं हम नष्ट करने देना चाहते हैं 100 साल में। आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। अब मैं तो हो गया हूं, 60 पार हो गया हूं मैं, मेरे 20 साल बचे होंगे इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। आगे की पीढ़ियों के बारे में सोचना पड़ता ही है हमें ना, और सोचना भी चाहिए। और आप भी, हर इंसान, वो हम जब कहते हैं ना वंश को आगे बढ़ाना, हाँ वंश को तो आगे बढ़ाना है, दुनिया को तो ऐसे छोड़ जा कि वंश रह पाए। आप अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया छोड़ रहे हैं इसके बारे में जरूर सोचिए।